हाँ, ये जानते हैं इस वीडियो में जनगणना 2027 जो होगा उसमें क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और इसके बारे में सारी जानकारी विस्तार से बात करते हैं इस वीडियो में। यह जनगणना 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। यह 16वीं जनगणना शुरू होने जा रहा है और इसे जनगणना 2027 के नाम से जाना जाएगा क्योंकि इसका अंतिम फरवरी मार्च 2027 में ख़त्म होगा। तो यह शुरू 2026 में होगा लेकिन ख़त्म होगा 2027 में, इसलिए इसे जनगणना 2027 के नाम से जाना जाएगा। यह जनगणना 16 साल बाद एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। यह स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। 16 साल के बाद के अंतराल में यह हो रहा है जनगणना। पिछली बार जनगणना 2011 में हुआ था। नेक्स्ट जानते हैं मोबाइल ऐप से डेटा संग्रह। जनगणना कर्मचारी सीधे स्मार्ट मोड के फ़ोन के माध्यम से मोबाइल ऐप का उपयोग करके डेटा एकत्र करेंगे। यह जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगा। इसमें सभी कर्मचारियों को एक टैब दिया जाएगा, उसी में डिजिटल रूप से आपको सारी जनगणना की जानकारी उसमें सबमिट करेंगे। ऑन द स्पॉट अपडेट होते रहेगा। कागजी फॉर्मों का अंत होगा। पारंपरिक कागजी फॉर्मों का उपयोग नहीं होगा जिससे समय और संसाधनों की महत्वपूर्ण बचत होगी। त्वरित प्रसंस्करण, डिजिटल संग्रह से डेटा प्रसंस्करण और विश्लेषण की प्रक्रिया तेज होगी। यह जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला चरण 1 अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें भवन सूचीकरण और आवास जनगणना, इसमें आपके आवास की गिनती की जाएगी। और दूसरा चरण जो होगा फरवरी 2027 में होगा। इसमें जनसंख्या की गिनती होगी और जाति की गणना होगी। इसमें आपसे जाति पूछे जाएंगे और जनसंख्या की भी गिनती होगी। नेक्स्ट जानते हैं इसमें स्वगणना का विकल्प, आपकी भागीदारी आपकी सुविधा। इसमें स्वयं से भी जनगणना में शामिल होने का आपको मौका दिया जाएगा। डिजिटल विंडो खुलेगा नागरिक के लिए। 15 दिनों के लिए स्वगणना की सुविधा होगी। इसमें स्वयं दर्ज कर सकते हैं, घर बैठे अपनी जाति संख्या सब कुछ खुद से इसमें दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट जानते हैं जातिगत डेटा एक ऐतिहासिक कदम। 1931 में यह पहली बार हुआ था जातिगत जनगणना। स्वतंत्रता के बाद जाति का डेटा जुटाया जाएगा। यह 92 साल बाद पहला अवसर है। इसका मतलब है कि स्वतंत्र भारत में अभी तक जातिगत जनगणना नहीं हुआ है। पिछली बार 2011 में हुआ था लेकिन उसमें कुछ तकनीकी खामियों की वजह से डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया था। प्रभावी शासन के लिए यह डेटा सामाजिक न्याय, समावेशिता और सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगा। इसमें आपको गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी। संवैधानिक सुरक्षा के तहत व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसमें नहीं कि डेटा लीक होगा या किसी को शेयर किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरी गोपनीयता रखी जाएगी। जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले कुछ खास सवाल हैं। यदि कोई जोड़ा लंबे समय तक रिश्ता जारी रखने की इच्छा व्यक्त करता है तो उन्हें शादीशुदा माना जाएगा। मतलब लिव इन रिलेशनशिप में शहर में रहते हैं और उनसे पूछा जाएगा कि आप अगर यह रिश्ता जारी रखते हैं लंबे समय तक तो उनको शादीशुदा में गिनती की जाएगी। और इसमें डिजिटल आदतों की भी गणना होगी। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि FM रेडियो सुनते हैं तो कौन सा चैनल सुनते हैं, यूट्यूब में कैसी वीडियो देखते हैं। यह आदत का भी पूछा जा सकता है कि कैसे कैसे चैनल आप पसंद करते हैं। पारिवारिक संरचना का सर्वेक्षण, पारिवारिक संरचना, व्यवसाय, आपसे बिजनेस के बारे में पूछा जा सकता है। सामाजिक पहचान, आप क्या करते हैं नहीं करते हैं, इससे विस्तृत प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लोग राज्यवार गणना की तिथियां। 1 अप्रैल से 15 मई 2026 तक अंडमान निकोबार, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, उड़ीसा, सिक्किम में पूछे जाएंगे। उसके बाद 16 अप्रैल से 30 मई 2026 तक मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा में। उसके बाद अन्य राज्य होंगे अप्रैल से सितंबर तक। क्रमिक रूप से सभी राज्यों में पूरा होगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना की तिथियां भिन्न होगी लेकिन स्वगणना के लिए 15 दिन की विंडो खुलेगी। इसमें मतलब है कि अगर आपकी जनगणना छूट जाती है किसी तरह से तो हर एक राज्य में 15 दिन के लिए स्वगणना के लिए विंडो खुलेगी। उसमें आप अपना
जाति बता सकते हैं, अपने परिवार की संख्या बता सकते हैं, उसमें सभी जानकारी आप बता सकते हैं। इसका महत्व क्या है? यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इससे क्या क्या होगा? प्रभावी शासन होगा, डेटा संचालित नीति निर्माण और सार्वजनिक सेवाओं का बेहतर प्रबंधन होगा। विकास योजनाएं संसाधन आवंटन और विकास परियोजनाओं की योजना के लिए आधार बनेगा। सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और कल्याणकारी नीति का लाभ सभी लोगों तक पहुंचेगा। इसमें हो सकता है कि बाद में आपको आरक्षण में भी बदलाव किया जा सकता है। किसकी कितनी जनसंख्या है उस हिसाब से आरक्षण में कुछ उलटफेर भी बाद में हो सकता है, और जनसंख्या के हिसाब से कल्याणकारी योजना भी लागू की जा सकती है। यह एक बहुत बड़ा समझिए कि लोकतंत्र के लिए अच्छा होने जा रहा है। इसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।